पिछले लेक्चर में हमने फुल वेव कन्वर्टर डिस्कस किया था। फुल वेव कन्वर्टर में मिड पॉइंट कन्वर्टर और ब्रिज टाइप कन्वर्टर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम 3 फेज और सिंगल फेज कन्वर्टर के बीच कंपैरिजन करेंगे और इसके बाद फिर साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस करेंगे। 3 फेज कन्वर्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 फेज और सिंगल फेज के बीच कंपैरिजन आपको स्टडी करना है, इसलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। कंपैरिजन ऑफ 3 फेज एंड सिंगल फेज कन्वर्टर। तो अगर हम पहला पैरामीटर डिस्कस करें कि नंबर ऑफ फेज, तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में या सिंगल फेज कन्वर्टर में एक फेज होते हैं, 1 फेज, जबकि 3 फेज कन्वर्टर में 3 फेज होते हैं। सिंगल फेज और 3 फेज कन्वर्टर में जो कंपैरिजन हम करेंगे वो हम सिंगल फेज फुल कन्वर्टर और 3 फेज फुल कन्वर्टर में कंपैरिजन करेंगे। हाफ वेव कन्वर्टर का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इसमें से फुल वेव कन्वर्टर का कंपैरिजन करेंगे। तो नंबर ऑफ फेज सिंगल फेज कन्वर्टर में 1 फेज होता है और फुल वेव 3 फेज कन्वर्टर में 3 फेज होते हैं। नंबर ऑफ थायरिस्टर्स सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में 4 थायरिस्टर यूज होते हैं। ब्रिज टाइप की बात इसमें कर रहे हैं, इसमें 2 टाइप के होते हैं, ब्रिज टाइप और मिड पॉइंट या सेंटर टाइप, लेकिन हम ब्रिज कन्वर्टर की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ थायरिस्टर जो है वो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में 4 होते हैं और 3 फेज फुल कन्वर्टर में 6 थायरिस्टर यूज होते हैं। लोड पावर सिंगल फेज फुल कन्वर्टर अप टू 2 किलोवाट यूज किया जाता है और 3 फेज फुल कन्वर्टर 2 किलोवाट से ऊपर के लोड के लिए यूज किया जाता है। डिस्टॉर्शन फैक्टर सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए 2√2/पाई होता है। डिस्टॉर्शन फैक्टर ये सोर्स करंट का डिस्टॉर्शन फैक्टर है। सोर्स करंट IS, इसमें कितना डिस्टॉर्शन है सोर्स करंट में, तो वो डिस्टॉर्शन फैक्टर 2√2/पाई होता है। और 3 फेज फुल कन्वर्टर के केस में सोर्स करंट में जो डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन फैक्टर, वो 3/पाई होता है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो सोर्स करंट में टोटल हार्मोनिक्स होते हैं वो 48.34% होते हैं और 3 फेज फुल कन्वर्टर में 31% होते हैं। डिस्टॉर्शन फैक्टर और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये AC साइड के लिए यूज होते हैं। DC साइड के केस में, DC साइड में हार्मोनिक्स का पता करने के लिए फॉर्म फैक्टर और वोल्टेज रिपल फैक्टर यह यूज होता है। फॉर्म फैक्टर और वोल्टेज रिपल फैक्टर ये आपको DC साइड हार्मोनिक्स का पता लगाने के लिए किया जाता है और AC साइड के लिए टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन और डिस्टॉर्शन फैक्टर यूज किया जाता है। तो इसमें सिर्फ हम सोर्स करंट में कितना डिस्टॉर्शन है वो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है और सोर्स करंट में कितना टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है उसको डिस्कस किया है। PIV पीक इन्वर्स वोल्टेज, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में पीक इन्वर्स वोल्टेज यानी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो थायरिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होता है वो VM होता है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, सप्लाई का मैक्सिमम वोल्टेज। और 3 फेज फुल कन्वर्टर के केस में जो PIV होता है मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो थायरिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होता है वो होता है VML, यानी मैक्सिमम लाइन वोल्टेज। कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर, तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में, और अगर हम कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात करें तो प्रत्येक थायरिस्टर पाई रेडियन के लिए कंडक्ट करता है कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में। और वही 3 फेज फुल कन्वर्टर के केस में और कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में प्रत्येक थायरिस्टर 2π/3 यानी कि 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है।
थारिस्टर के अक्रॉस जो एवरेज वोल्टेज होगा वो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में I0/2। थारिस्टर के अक्रॉस एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट, थारिस्टर के अक्रॉस एवरेज करंट I0/2 ये है आपको जब लोड को हाईली इंडक्टिव माना गया है। व्हेन लोड इज हाईली इंडक्टिव, जब लोड हाईली इंडक्टिव होता है तो उस केस में लोड करंट कांस्टेंट होता है। लोड करंट कांस्टेंट होता है, उसे कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, लोड करंट को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड I0 है। तो थारिस्टर के अक्रॉस जो एवरेज करंट होगा वो I0/2 और थ्री फेज फुल कन्वर्टर के केस में जो थारिस्टर के अक्रॉस जो एवरेज करंट होगा वो I0/3, जहाँ I0 जो है वो लोड करंट है, कांस्टेंट लोड करंट है। और अगर थारिस्टर के अक्रॉस जो करंट है, थारिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अगर हम RMS वैल्यू निकालना चाहें तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में I0/√2 और थ्री फेज फुल कन्वर्टर के केस में I0/√3 होता है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में 2Vm/π cos अल्फा और थ्री फेज फुल कन्वर्टर के केस में 3VML मैक्सिमम लाइन वोल्टेज बटा पाई इंटू cos अल्फा। कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में ये दोनों कंपेरिजन है। कंटिन्यूअस कंडक्शन कितने देर के लिए होता है, तो अगर सिंगल फेज फुल कन्वर्टर की बात करें और सिर्फ रेसिस्टिव लोड की बात करें तो सिर्फ रेसिस्टिव लोड के लिए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन सिर्फ अल्फा = 0 डिग्री पर ही हो सकता है। इसके अलावा और किसी भी एंगल पे आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन आर लोड में नहीं मिलेगा। लेकिन थ्री फेज फुल कन्वर्टर के केस में कंटिन्यूअस कंडक्शन आर लोड के लिए जब अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री से कम रहेगा तो आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन मिलेगा, और 60 डिग्री से जब अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होता है तो आर लोड के केस में डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होता है, यानी करंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। TC सर्किट टर्न ऑफ टाइम है। तो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है और कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में पाई माइनस अल्फा बाई ओमेगा, और थ्री फेज फुल कन्वर्टर के केस में कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए कंटिन्यूअस कंडक्शन अल्फा जब 60 डिग्री से कम होगा तो कंटिन्यूअस कंडक्शन होगा, और उस केस में जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा थ्री फेज कन्वर्टर के लिए 4π/3 माइनस अल्फा बाई ओमेगा। इफेक्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस ऑन कन्वर्टर ऑपरेशन। कन्वर्टर के ऑपरेशन पे सोर्स इम्पीडेंस का क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो सोर्स इम्पीडेंस में जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सिर्फ हम उसका इंडक्टेंस को ही कंसिडर करेंगे। तो सोर्स इंडक्टेंस हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कन्वर्टर परफॉर्मेंस। कन्वर्टर के परफॉर्मेंस पे सोर्स इंडक्टेंस का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, बिकॉज इट्स प्रेजेंस अल्टर्स द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द कन्वर्टर। यानी कि सोर्स इंडक्टेंस के प्रेजेंट रहने के कारण कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन एडिशन इसके अलावे इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म चेंज सिग्निफिकेंटली, और इसके अलावे इनपुट करंट वेवफॉर्म और आउटपुट करंट वेवफॉर्म भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है सोर्स इंडक्टेंस के प्रेजेंट रहने के कारण। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सोर्स इंडक्टेंस है उसका सिंगल फेज फुल कन्वर्टर पे क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये सिंगल फेज ब्रिज टाइप फुल कन्वर्टर है, सर्किट डायग्राम उसका शो किया हुआ है, और LS ये सोर्स इंडक्टेंस है जो कि सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और इसमें जो इंडक्टेंस है वो LS है। V0 आउटपुट वोल्टेज है, I1 थारिस्टर T1 के थ्रू का करंट है,
I2 थाइस्टर T2 के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है, और I0 लोड करंट है। T1, T2, T3, T4 4 थाइस्टर्स हैं जो ब्रिज फॉर्म में कनेक्टेड हैं। प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोर्स इम्पीडेंस के प्रेजेंट होने के कारण व्हेन इनकमिंग थाइस्टर्स T1, T2 आर फायर्ड। इनकमिंग थाइस्टर किसको बोलते हैं कि अगर कोई थाइस्टर जिसको हम ऑन करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो जिस थाइस्टर को हम ऑन करने वाले हैं वो इनकमिंग थाइस्टर कहलाता है। और जब इस थाइस्टर को ऑन करने से पहले जो थाइस्टर ऑपरेट कर रहा था, जो कि अब ऑफ होगा, कम्यूटेट हो जाएगा, रिवर्स वाइस हो जाएगा, तो उसको कहते हैं आउटगोइंग थाइस्टर्स। जैसे T1, T2 को बारी और T3, T4 को बारी बारी से हम लोग ऑपरेट करते हैं। जब T1, T2 को ऑपरेट करते हैं तो T3, T4 ऑफ रहता है, और जब T3, T4 को ऑन करते हैं तो T1, T2 ऑफ रहता है। तो जिस थाइस्टर को हम ऑन कर रहे हैं तो वो इनकमिंग थाइस्टर कहलाता है, और जो थाइस्टर ऑफ होने वाला है, कम्यूटेशन पीरियड में जाने वाला है, उसे हम आउटगोइंग थाइस्टर्स कहते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोर्स इम्पीडेंस के प्रेजेंट रहने के कारण व्हेन इनकमिंग थाइस्टर्स T1, T2 आर फायर्ड, जब T1, T2 को टर्न ऑन किया जाता है, आउटगोइंग थाइस्टर T3, T4 डजंट टर्न ऑफ इंस्टेंटली। सोर्स इंडक्टेंस के प्रेजेंट रहने के कारण जब हम T1, T2 को ऑन करते हैं तो T1, T2 तो ऑन हो जाता है, लेकिन जो थाइस्टर T3, T4 ये ऑफ होता है वो इंस्टेंटली ऑफ नहीं हो पाता है। जो ही हम इसको ऑन करते हैं त्यों ही ये ऑफ नहीं होता है, बल्कि इसे ऑफ होने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम क्या होता है कि बोथ इनकमिंग थाइस्टर्स T1, T2 एंड आउटगोइंग थाइस्टर T3, T4 आर कंडक्टिंग सिमुलटेनियसली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स। नतीजा क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए T1, T2 भी ऑन हो जाता है और T3, T4 भी ऑन रहता है, विच इज कॉल्ड कम्यूटेशन एंगल और ओवरलैप एंगल। और जितने देर के लिए ये चारों थाइस्टर ऑन हैं, जितने देर के लिए, उस पीरियड को बोलते हैं कम्यूटेशन पीरियड, कम्यूटेशन एंगल या ओवरलैप एंगल। यानी कि जिस थाइस्टर को हम ऑन कर रहे हैं T1, T2 और जिस थाइस्टर को हम ऑफ कर रहे हैं, तो इसे ऑफ होने में कुछ टाइम लगता है, और सोर्स इंडक्टेंस के प्रेजेंट रहने के कारण ये T3, T4 इंस्टेंटली ऑफ नहीं होता है, बल्कि इसे ऑफ होने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन उस टाइम में हम T1, T2 को ऑन कर चुके होते हैं, इसलिए हमारा ये नतीजा क्या होता है कि T1, T2, T3, T4 कुछ क्षण के लिए चारों थाइस्टर ऑन होते हैं, और जितने देर के लिए ये चारों थाइस्टर ऑन होते हैं उसे हम कम्यूटेशन एंगल या कम्यूटेशन पीरियड या ओवरलैप एंगल कहते हैं। और ड्यूरिंग ओवरलैपिंग पीरियड, इस पीरियड में आउटपुट वोल्टेज 0 होता है। इस पीरियड में जितने देर के लिए चारों थाइस्टर ऑन हैं उतने देर हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 होता है, क्योंकि हमारा लोड के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब चारों थाइस्टर ऑन रहेंगे, चारों थाइस्टर जब ऑन रहेंगे तो लोड के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता है जितने देर हमारा ये कम्यूटेशन पीरियड चलता है। वेव फॉर्म अगर हम देखें तो सोर्स वोल्टेज का वेव फॉर्म साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, और इसके ठीक रिवर्स में हमने डॉट डॉट लाइन से -Vs को दिखाया है, इसके रिवर्स वोल्टेज को दिखाया है। और अब मान लिया जाए कि हमने इस पॉइंट पे अल्फ़ा पे, ये अल्फ़ा एंगल पे T1, T2 को हमने ऑन किया, अल्फ़ा एंगल पे T1, T2 को ऑन किया, और जब T1, T2 को हम ऑन करेंगे तो जो करंट है वो धीरे धीरे राइज होना शुरू होगा, और ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा। हाईली इंडक्टिव लोड अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में कांस्टेंट लोड हो जाएगा, लेकिन वो कुछ क्षण के बाद वो कांस्टेंट लोड हो जाएगा। लेकिन इस थाइस्टर को ऑन करने के पहले जो थाइस्टर पहले से काम कर रहा था, टर्न ऑन था, वो अब धीरे धीरे वो उस एंगल पे टर्न ऑफ होता है। उस एंगल पे वो थाइस्टर पहले से जो ऑन था, वो उसके थ्रू जो करंट था वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, वो धीरे धीरे ऑफ होता है। तो जब तक ये ऑफ होता है इस एंगल तक, और जब ये अपना
ये थरिस्टर T1 T2 ऑन होता है, तो इस पीरियड में यहाँ से यहाँ तक चारों थरिस्टर हमारा ऑन है। ये थरिस्टर जो है, जो पहले से ऑन था, वो कम्प्लीटली ऑफ होते होते म्यूट टाइम, इतना टाइम लग जाता है उसको। जबकि हम थरिस्टर T1 T2 को जब ऑन किए, T1 T2 को भी इस पीरियड में हम ऑन कर चुके हैं, इसलिए इस एंगल को ही कम्यूटेशन एंगल या ओवरलोड एंगल या ओवरलैप एंगल कहते हैं। और इस एंगल के बीच में हमारा चारों थरिस्टर ऑन रहता है। उसके बाद यहाँ पर के बाद जो है वो पहले वाला थरिस्टर T3 T4 ऑफ हो जाता है और T1 T2 नॉर्मली ऑपरेट करता है। और फिर जब T1 T2 जब ऑफ करना होता है, तो इसका करंट जब तक 0 होता है, जब ये 0 होना शुरू होता है, उसी टाइम पाई प्लस अल्फा पे हम अगले थरिस्टर को T3 T4 को टर्न ऑन कर देते हैं। तो जिसके कारण इस पीरियड में इतने देर के लिए हमारा चारों थरिस्टर T1 T2 T3 T4 चारों ऑन हो जाते हैं। और उसके बाद इस पीरियड के बाद फिर हमारा जो पहले से ऑपरेट कर रहा था T1 T2 वो ऑफ हो जाता है और जो T3 T4 है वो कंडक्ट करता है। और इस कम्यूटेशन पीरियड के दौरान आउटपुट वोल्टेज हमें 0 मिलता है। आउटपुट वोल्टेज हमें 0 मिलता है, 0 आउटपुट वोल्टेज। जबकि अगर सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट नहीं हो तो ये हमारा वोल्टेज कंटिन्यू रहता है, पूरे ये कंटिन्यूस वेवफॉर्म आता है। लेकिन ये सोर्स इंडक्टेंस प्रेजेंट रहने के कारण जितने देर के लिए ये कम्यूटेशन पीरियड है, ओवरलैप एंगल है, उतने देर हमें आउटपुट वोल्टेज 0 मिलता है। तो यही आपका प्रत्येक साइकिल में यही प्रोसेस आपका रिपीट होता है कि जो इनकमिंग थरिस्टर हैं जिसको ऑन कर रहे हैं और जो आउटगोइंग थरिस्टर है, इन दोनों ये चारों थरिस्टर आपको सर्टेन पीरियड के लिए ये ऑन रहते हैं, जिसके कारण कि हमें आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो ओवरलैप एंगल है, जिसे कि हम म्यू से सूचित कर रहे हैं, इस दौरान T1 T2 T3 T4 ये चारों थरिस्टर हमारा ऑन है। प्रत्येक साइकिल में आप देख सकते हैं कि T1 T2 T3 T4 चारों हमारा थरिस्टर ऑन है। जबकि पहले से यहाँ T3 T4 ऑन था और इसके बाद T1 T2 ऑन होगा, क्योंकि इसके बाद T3 और T4 जो पहले से ऑन था वो कम्यूटेशन अब उसका हो जाएगा, वो रिवर्स वॉइस में चला जाएगा और फिर T1 T2 सिर्फ ऑपरेट करेगा और इस एंगल के पहले T3 T4 ऑपरेट कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से जब T1 और T2 जब कम्यूटेशन में चला जाएगा, तो उसके बाद T3 T4 सिर्फ काम करेगा और उसके पहले T1 T2 काम कर रहा था और इस पीरियड में ये चारों थरिस्टर्स ऑन हैं। तो यही आपका प्रत्येक साइकिल में आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण कि हमें आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालना चाहें, अभी जो वेव फॉर्म आपने देखा, आपका वेव फॉर्म जो है वो इस टाइप से था कि यहाँ के बाद ये बीटा एंगल तक ही, उसके बाद फिर आपको एक आउटपुट वोल्टेज आपको 0 आ रहा था, उसके बाद फिर से आपको वेव फॉर्म फिर थोड़ा देर एंगल, ये आपका जितना देर कम्यूटेशन एंगल था उतना देर के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज 0 आ रहा था। अगर हम इसका निकालना चाहें एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो हमें क्या करना होगा कि ये एंगल आपका अल्फा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है, तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है ये तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही है। तो Vm sin ओमेगा t इसका इंटीग्रेट करेंगे और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, अल्फ़ा प्लस म्यू से लेकर पाई प्लस अल्फ़ा तक। और जितना इसका एक टाइम पीरियड है, एक इस साइकिल का, इस वेव फॉर्म का एक साइकिल का टाइम पीरियड, उससे डिवाइड करेंगे पाई से। तो जैसे कि ये आपका अल्फ़ा पे, तो अल्फ़ा एंगल पे आपका T1 T2 को ऑन किया गया था, लेकिन अल्फ़ा से लेकर और ये जो ड्यूरेशन है म्यू, यानी अगर ये वाला पॉइंट की हम बात करें इस एंगल की, तो ये अल्फ़ा प्लस म्यू हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस म्यू यानी हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो अल्फ़ा प्लस म्यू से मिल रहा है, अल्फ़ा प्लस म्यू से मिल रहा है। और कहाँ तक मिल रहा है, पाई प्लस अल्फ़ा तक। ये एंगल जो है हमको पाई प्लस अल्फ़ा है।
पाई प्लस अल्फा तक मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज, और एक साइकिल जो है वो पाई रेडियन है। तो इसलिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो अल्फा प्लस म्यू से लेकर और पाई प्लस अल्फा तक हम निकालेंगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज और डिवाइड करेंगे 1/पाई से। और आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से देखिए आपको जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है ये आपका अल्फा है और ये ड्यूरेशन है म्यू। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको अल्फा प्लस म्यू हो जाएगा। तो आपको आउटपुट वोल्टेज अल्फा प्लस म्यू से मिल रहा है, अल्फा प्लस म्यू से यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज है, और कहाँ तक है, ये पाई प्लस अल्फा तक, यहाँ तक आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज है। इसके बाद फिर जीरो हो जा रहा है और इसके पहले भी जीरो था। और लेकिन एक साइकिल की अगर हम बात करें तो एक साइकिल हमारा, अगर आप देखें एक साइकिल, तो आपका अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक एक साइकिल पूरा होता है, यानी कि ये ड्यूरेशन आपको पाई हो गया। तो इसलिए हम इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए इस प्रकार से इंटीग्रेशन करेंगे। और Vm हमारा कांस्टेंट है, Vm बाहर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट रहेगा अल्फा प्लस म्यू से पाई प्लस अल्फा, और Vm बटा पाई, और अपर लिमिट रखेंगे। तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस पाई प्लस अल्फा, कॉस पाई प्लस अल्फा यहाँ लिखे हैं माइनस के साथ, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट का माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस म्यू, यानी कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज का आपका इक्वेशन आ गया Vm बटा पाई कॉस अल्फा प्लस म्यू, कॉस अल्फा प्लस म्यू, और कॉस पाई प्लस अल्फा इक्वल टू होता है माइनस कॉस अल्फा। तो ये मिलकर आपको हो गया प्लस कॉस अल्फा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसके जगह पे वैल्यू, इसका वैल्यू पुट करना है, उसके बाद हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। तो इसका निकालने के लिए हम इसको पहले इक्वेशन 1 मान कर छोड़ देते हैं। और ड्यूरिंग कम्यूटेशन पीरियड, जितने देर कम्यूटेशन पीरियड चल रहा है, यानी म्यू पीरियड के लिए, म्यू पीरियड का मतलब कि अल्फा से लेकर और अल्फा प्लस म्यू तक, ये आपका पीरियड था कम्यूटेशन पीरियड का। तो इस दौरान आपको आउटपुट वोल्टेज तो जीरो है, इस दौरान आउटपुट वोल्टेज जीरो आ रहा है। थारिस्टर सभी शॉर्ट सर्किट हैं, चारों थारिस्टर ऑन हैं, इसलिए थारिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज जीरो है। तो आपको जो सप्लाई वोल्टेज है Vs, सप्लाई वोल्टेज Vs जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा उसके बराबर होगा। टोटल सप्लाई वोल्टेज जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज के इक्वल होगा, क्योंकि थारिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो और आउटपुट वोल्टेज भी जीरो है। तो यानी कि थारिस्टर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम लिख सकते हैं L di/dt। तो L हमारा Ls है, तो Ls di/dt इज इक्वल टू Vs, सोर्स वोल्टेज जैसा फिक्स में है। और यहाँ से अगर हम di निकालना चाहें तो dt को हम इस साइड राइट साइड कर दिए और Vs के जगह पे Vm sin ओमेगा टी, यहाँ से Ls जो है इसको राइट साइड किए, ये डिवाइड में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये di जो है करंट जो चेंज कर रहा है, तो जो थारिस्टर ऑफ हो रहा है उसका करंट पहले जीरो था और अब वो जीरो हो जाएगा, और जो थारिस्टर ऑन हो रहा है उसका पहले जीरो था और अब वो आई जीरो हो जाएगा उस पीरियड में, यानी कि करंट चेंज कर रहा है जीरो से आई जीरो तक। और इधर टाइम जो चेंज कर रहा है, टाइम चेंज कर रहा है अल्फा से लेके अल्फा प्लस म्यू तक। पहले ये जो कम्यूटेशन पीरियड है यहाँ पे अल्फा है, ये ड्यूरेशन म्यू है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस म्यू, तो अल्फा से अल्फा प्लस म्यू तक। लेकिन चूंकि हम यहाँ ये अल्फा और अल्फा प्लस म्यू जो है ये ओमेगा टी का वैल्यू है, ये ओमेगा टी का वैल्यू है, और हम चूंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए इसमें ओमेगा से भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि ये लिमिट हो जाएगा अल्फा बाई ओमेगा से लेकर अल्फा प्लस म्यू बटा ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी dt। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा, लिमिट बैठाएंगे तो i0 माइनस जीरो, यानी कि सिर्फ i0 यहाँ पे आएगा इसका इंटीग्रेशन। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन माइनस कॉस ओमेगा टी, और बटा में ओमेगा भी आएगा, बटा में ओमेगा भी आएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये ओमेगा कांस्टेंट ये मल्टीप्लिकेशन में है। और फिर लिमिट रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ आई जीरो बचेगा, राइट हैंड साइड में Vm
बटा एल एस पहले से था, और ओमेगा इसका डिनोमिनेटर में जो आएगा वो ओमेगा को भी बाहर कर लिए, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट रहा अल्फा बाई ओमेगा से लेकर अल्फा प्लस म्यू बटा ओमेगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे जब, तो अल्फा प्लस म्यू जब हम टी की जगह पे अल्फा प्लस म्यू बटा ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, सिर्फ आपको कॉस अल्फा प्लस म्यू बचेगा। और जब ये लिमिट रखेंगे तो आपको ओमेगा से ओमेगा कटेगा, सिर्फ आपको अल्फा बचेगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू बचेगा, और इधर का टर्म वही रहेगा। यहाँ से हम कॉस अल्फा प्लस म्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस म्यू का वैल्यू निकलेगा आपको, ये आपको ओमेगा एल एस जो है इस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा एल एस इंटू आई जीरो, ओमेगा एल एस इंटू आई जीरो, और ये वी एम बटा में आ गया, और कॉस अल्फा जी रहेगा। जब हम इसको डिसाइड करेंगे, पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद फिर जब इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो आपको कॉस अल्फा माइनस ओमेगा एल एस बाई वी एम इंटू आई जीरो रहेगा। ये आपको कॉस अल्फा प्लस म्यू का वैल्यू निकला। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहां हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे थे। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन हमें मिल जाएगा वी एम बटा पाई, और कॉस अल्फा प्लस म्यू के जगह पे हम पुट करेंगे ये वाला वैल्यू, तो आपको हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस ओमेगा एल एस बटा वी एम इंटू आई जीरो, और कॉस अल्फा पहले से था, तो आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज हो गया कॉस अल्फा मिलके 2 कॉस अल्फा, और वी एम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वी एम बटा पाई कॉस अल्फा माइनस ओमेगा एल एस बटा, ये वी एम से वी एम कट जाएगा, ओमेगा एल एस बटा पाई इंटू आई जीरो। ये आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन मिला जब सोर्स इंडक्टेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि 2 वी एम बटा पाई कॉस अल्फा, ये हमें जब सोर्स इंडक्टेंस नहीं रहता था तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता था 2 वी एम बटा पाई कॉस अल्फा, ये वही है। और लेकिन सोर्स इंडक्टेंस को कंसीडर करने के बाद ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है जो माइनस हो रहा है, इसी के कारण आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है। यानी कि आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो पहले का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज था उसमें इतना माइनस हो रहा है, ओमेगा एल एस बटा पाई इंटू आई जीरो। यानी कि आपको जो रिड्यूस हो रहा है जितना वोल्टेज, वो वोल्टेज होगा ओमेगा एल एस बटा पाई इंटू आई जीरो। सोर्स इंडक्टेंस के कारण इतना वोल्टेज आपका रिड्यूस हो रहा है। और साथ ही साथ चूँकि ये आपका वोल्टेज का टर्म है तो ये भी वोल्टेज का ही टर्म है, और ये जब करंट से मल्टीप्लाई है इसका मतलब कि ये आपका रेजिस्टेंस के इक्वल है या इम्पीडेंस के इक्वल है। यानी कि ये आपका ओमेगा एल एस बटा पाई ये आपका इम्पीडेंस है एक तरह से, या रेजिस्टेंस है। तो कह सकते हैं कि वो जो इंडक्टेंस है वो एक तरह से ओमेगा एल एस बटा पाई इतना के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर वो काम कर रहा है, इसके इतना रेजिस्टेंस के वो इक्वल है, और जब ये आई जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद इतना का वो ड्रॉप हो रहा है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज में इतना ड्रॉप हो रहा है। द एबव रिजल्ट रिवील्स दैट, बतलाता है कि प्रकट होता है कि द इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस का जो इफेक्ट है इज टू प्रेजेंट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ओमेगा एल एस बटा पाई। जो सोर्स इंडक्टेंस है उसका इफेक्ट क्या है कि वो ओमेगा एल एस बटा पाई मैग्नीट्यूड का एक रेजिस्टेंस का वो इक्विवेलेंट है। वो जो इंडक्टेंस है वो ओमेगा एल एस बटा पाई इस मैग्नीट्यूड के रेजिस्टेंस के वो इक्विवेलेंट काम कर रहा है, जो कि इंटरनल वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है ऑफ द वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर, इंटरनल वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर 2 वी एम बटा कॉस अल्फा 2 वी एम बटा पाई कॉस अल्फा, ये जो आउटपुट वोल्टेज था उसके साथ सीरीज में लगा हुआ है ओमेगा एल एस बटा पाई इतना ओम का रेजिस्टेंस, और जब आई जीरो से मल्टीप्लाई होने पे इतना वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है। द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू एल एस इज प्रोपोर्शनल टू आई जीरो एंड एल एस। यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है एल एस के कारण वो एल एस के प्रोपोर्शनल है और आई जीरो के प्रोपोर्शनल है। Thus, the load current or source inductance
दस एज द लोड करंट और सोर्स इंडक्टेंस इंक्रीजेज, यानी कि जब लोड करंट या सोर्स इंडक्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो कम्यूटेशन इंटरवल या कम्यूटेशन पीरियड या ओवरलैप एंगल जो है म्यू वो इंक्रीज करेगा। अगर लोड करंट इंक्रीज करेगा या सोर्स का इंडक्टेंस अगर इंक्रीज करता है तो आपका म्यू का वैल्यू इंक्रीज करेगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी म्यू का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा। और जो आपका जितना वोल्टेज डिक्रीज करेगा वो वोल्टेज आपका लोड करंट के प्रोपोर्शनल है, साथ ही साथ एलएस सोर्स इंडक्टेंस के भी प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा, जितना ज़्यादा आपका लोड करंट होगा, उतना ज़्यादा वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर। ए डिवाइस which converts input power at one frequency to output power at different frequency with one stage of conversion is called cycloconverter। cycloconverter एक डिवाइस है जो कि इनपुट पावर जो कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का है तो उसे कन्वर्ट करता है आउटपुट पावर में विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इनपुट फ्रीक्वेंसी उस पावर का कुछ और था और आउटपुट पावर किसी अलग फ्रीक्वेंसी पे आपको वो कन्वर्ट करके देता है विथ वन स्टेज कन्वर्सन। वन स्टेज कन्वर्सन कहने का मतलब है कि डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, बीच में कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहले एसी से डीसी करता है फिर डीसी से एसी करता है, तो एक टू स्टेज कन्वर्सन हो गया। डायरेक्टली आपको वन इनपुट जो फ्रिक्वेंसी रहता है उसे फिर उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके दूसरे फ्रिक्वेंसी पे आउटपुट पावर आपको डिलीवर करता है। अगर आउटपुट जो पावर है या आउटपुट जो वोल्टेज या करंट है उसकी फ्रिक्वेंसी अगर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी से सोर्स की फ्रिक्वेंसी से अगर ज़्यादा है तो उस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर को स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। और अगर आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रिक्वेंसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी से अगर कम है तो उसे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स आर नेचुरली कम्यूटेटेड। ज़्यादातर जो साइक्लो कन्वर्टर हैं वो नेचुरली कम्यूटेटेड होते हैं। एंड मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज लिमिटेड। जो मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो लिमिटेड होता है। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द सोर्स फ्रिक्वेंसी। सोर्स फ्रिक्वेंसी का फ्रैक्शन होता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स या हाफ 1/3 इस टाइप से। तो मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी लिमिटेड होता है और जो उसी के मल्टीपल में होता है। और जो मेजॉरिटी ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स हैं वो नेचुरली कम्यूटेटेड होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर हैज मेनी एप्लीकेशन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। साइक्लो कन्वर्टर हैव मेनी एप्लीकेशंस। उसमें से कुछ हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर एसी ड्राइव। एसी ड्राइव इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए और आपका साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल है वो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के द्वारा भी किया जाता है। तो फ्रिक्वेंसी को वेरी करके और इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल को एसी ड्राइव का स्पीड कंट्रोल को किया जा सकता है। दूसरा एप्लीकेशन है इंडक्शन हीटिंग में। तीसरा है स्टैटिक VAR जनरेशन, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी रिएक्टिव पावर जनरेट करने के लिए, कांस्टेंट रिएक्टिव पावर जनरेट करने के लिए भी साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। फॉर कन्वर्टिंग वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटर वोल्टेज, यानी वेरिएबल स्पीड के अल्टरनेटर वोल्टेज को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि फॉर यूज एज पावर सप्लाई इन एयरक्राफ्ट में पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। और शिप बोट्स में समुद्री जहाज में सब पावर सप्लाई करने के लिए। और वेरिएबल स्पीड अल्टरनेटर के वोल्टेज को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए भी साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है। इसमें इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? द साइक्लो कन्वर्टर यूजेज 2 कन्वर्टर्स। इसमें 2 कन्वर्टर्स होते हैं। in which one converter works as positive converter and the second converter works as negative converter। साइक्लो कन्वर्टर का प्रिंसिपल यही है
इसमें दो कन्वर्टर होते हैं, एक पॉजिटिव कन्वर्टर की तरह काम करता है और दूसरा नेगेटिव कन्वर्टर की तरह काम करता है। पॉजिटिव कन्वर्टर जो है वो आपको आउटपुट पल्स जो है वो पॉजिटिव में प्रोवाइड करता है, और जो नेगेटिव कन्वर्टर है वो आपको आउटपुट निगेटिव में प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से हम आउटपुट वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। अभी हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी सिंगल फेज टू सिंगल फेज, थ्री फेज टू सिंगल फेज भी साइक्लो कन्वर्टर होते हैं, थ्री फेज टू थ्री फेज भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ सिंगल फेज टू सिंगल फेज और स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस कर रहे हैं। इस स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में भी दो टाइप के हो सकते हैं आपको, मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर और ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर, दो टाइप के आपको हो सकते हैं। फिलहाल हम अभी मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस कर रहे हैं। द सर्किट डायग्राम फॉर सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर इज शोन इन फिगर। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के लिए सर्किट डायग्राम इस फिगर में दिखाया गया है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर करने का मतलब है कि हमें आउटपुट वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी से, सोर्स फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी। तो इस सर्किट डायग्राम को देखने से पता चलता है कि लोड जो है ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी दो सेक्शन में डिवाइडेड है, और मिड में आपका लोड कनेक्टेड है, और अपर सेक्शन से एक कन्वर्टर कनेक्टेड है और लोअर सेक्शन से एक कन्वर्टर कनेक्टेड है। और अगर सप्लाई वोल्टेज अगर 2 VS माने तो प्रत्येक वाइंडिंग के अक्रॉस जो आपको आउटपुट वोल्टेज है वो VS मिलेगी। और ये थारिस्टर का जो नामकरण किया गया है P1 N1 P2 N2, ये P1 N1 इसलिए नाम दिया गया है कि जब थारिस्टर P1 ऑन रहेगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में मिलता है, पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलते हैं। P1 या P2 दोनों से कोई भी ऑन रहेगा जब, तो आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, और जब N1 या N2 ऑन रहेगा उस केस में आपको आउटपुट वोल्टेज निगेटिव मिलेगा। तो इसलिए इसका नामकरण उसी अनुसार से किया गया है। और चूँकि हमें ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। तो जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी आउटपुट वेवफॉर्म की, इसका मतलब है कि उसका टाइम पीरियड, आउटपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कम होना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो सोर्स वोल्टेज है वो मान लिया जाए कि आपका ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। एक साइकिल अगर हम कंसीडर करें सोर्स वोल्टेज का, सोर्स वोल्टेज आपका पाई से होता हुआ, ये आपका मान लीजिए कि सोर्स वोल्टेज है। तो जब ये आपका टर्मिनल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें, जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो उस केस में जब 0 से पाई तक के वेव फॉर्म के लिए आपका ये प्लस से कनेक्टेड है P1, तो ये P1 आपका फॉरवर्ड बायस में है, और यहाँ पे ये जो N2 है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका कैथोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि ये भी आपका फॉरवर्ड बायस है क्योंकि इसका कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो 0 से पाई पीरियड तक, जब सोर्स वोल्टेज 0 से पाई तक के लिए आपका दो थारिस्टर फॉरवर्ड बायस है, P1 और N2, P1 N2 दो को फॉरवर्ड बायस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट t=0 पे P1 को हमने ऑन किया। जब P1 को हम ऑन करेंगे तो आपको करंट आपका यहाँ से होता हुआ और P1 के थ्रू होता हुआ लोड के थ्रू फ्लो होगा, इस टाइप से करंट फ्लो होगा, और आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा। यानी कि ये जब हम P1 को ऑन करेंगे तो ये आपको जो सोर्स वोल्टेज है उसी के बराबर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद हम P1 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे, इसको टर्न ऑफ करेंगे। कुछ ही क्षण के बाद हम इसको P1 को
फोर्स कम्यूटेट करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हम इस क्षण इसको टर्न ऑफ कर दिए और फिर उसके बाद हम N2 को टर्न ऑन करेंगे। N2 भी हमारा फॉरवर्ड बायस था, तो N2 को टर्न ऑन करेंगे। जब N2 को टर्न ऑन करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो इस टाइप से करंट फ्लो होगा और उस केस में आपको आउटपुट वोल्टेज निगेटिव मिलेगा। निगेटिव आउटपुट वोल्टेज कहने का मतलब है कि अब आपको यहाँ से यहाँ तक तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिला था, लेकिन अब निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक निगेटिव वोल्टेज मिला। और उसके बाद क्या है कि N2 को फिर हम फोर्स कम्यूटेशन करेंगे, इसको फोर्सली इसको टर्न ऑफ करेंगे और फिर से हम P1 को ऑन करेंगे, क्योंकि P1 अभी भी हमारा फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक हमारा P1 और N2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस में रहेंगे। तो हमने कुछ क्षण के लिए P1 को ऑन किया, फिर कुछ क्षण के लिए N2 को ऑन किया, फिर हम कुछ क्षण के लिए हम P1 को ऑन करेंगे, तो फिर हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में मिलेगा। उसके बाद कुछ क्षण के बाद फिर हम N2 को ऑन करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ क्षण के लिए P1 को ऑन करेंगे। तो इस प्रकार से 0 से लेकर पाई तक हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब पाई के बाद क्या है कि पोलरिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। ये टर्मिनल आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो आपका ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस केस में पाई से लेकर 2 पाई तक आपको थारिस्टर N1 और थारिस्टर P2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस रहेंगे। और जब हम P2 को ऑन करेंगे, जब हम थारिस्टर P2 को ऑन करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में मिलेगा, और जब हम N1 को ऑन करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज निगेटिव में मिलेगा। तो हम साइकिल देख लेंगे कि हमें निगेटिव पल्स चाहिए या पॉजिटिव पल्स चाहिए। तो उसके अनुसार से अगर यहाँ मान लीजिए कि पॉजिटिव पल्स आया था तो हम N1 को ऑन करेंगे तो हमें निगेटिव पल्स मिलेगा, और फिर N1 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे और फोर्स कम्यूटेट करके फिर हम P2 को टर्न ऑन करेंगे, और P2 को टर्न ऑन करने के बाद फिर P2 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे, और फिर फोर्स कम्यूटेट करने के बाद फिर से हम N1 को टर्न ऑन करेंगे, और फिर हम अब N1 को टर्न ऑन करने के बाद फिर उसको फोर्स कम्यूटेट करेंगे और फिर से P2 को टर्न ऑन करेंगे। इस प्रकार से ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है प्रत्येक साइकिल में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें जो आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है, ठीक है, ये अगर हम यहाँ से चला है वेवफॉर्म तो हमारा एक साइकिल यहीं तक पूरा हो जाता है। एक साइकिल यहाँ तक पूरा हो गया, ये दूसरा साइकिल फिर यहाँ से शुरू हुआ, ये दूसरा साइकिल, फिर इसी प्रकार से। तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसका टाइम पीरियड पहले वाले की तुलना में टाइम पीरियड कम है। तो टाइम पीरियड कम है तो फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा हो गई, इस वेवफॉर्म की फ्रिक्वेंसी, और जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी उससे हमारा ये आउटपुट का जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो गया। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर इसी प्रकार से ये काम करता है। इसी को हमने डिटेल में आपको लिख भी दिया है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, जब सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में बोथ थारिस्टर P1 और N2 फॉरवर्ड बायस होंगे फ्रॉम ω t = 0 से लेकर ω t = तक। व्हेन थारिस्टर्स P1 इज टर्न ऑन, जब P1 को जब आप टर्न ऑन करेंगे एट ω t = 0 पे, तो आपको आउटपुट वोल्टेज V0 पॉजिटिव मिलेगा। द आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द पॉजिटिव इन्वेलप ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज का जो इन्वेलप है, जो उसका वेवफॉर्म है, उसी वेवफॉर्म को फॉलो करेगा। एट इंस्टेंट ω t1 पे, यानी किसी दूसरे टाइम पे कुछ क्षण बाद P1 इज फोर्स कम्यूटेटेड, P1 को फोर्स कम्यूटेट करके उसे ऑफ कर देते हैं। एंड फॉरवर्ड बाइस्ड थारिस्टर N2 इज टर्न ऑन, और जो N2 हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड था उसको हम टर्न ऑन करते हैं। सो दैट आउटपुट वोल्टेज इज निगेटिव, आउटपुट वोल्टेज हमें निगेटिव मिलेगा उस केस में।
द आउटपुट वोल्टेज नाउ फॉलोज द नेगेटिव इन्वेलप ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। अब जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव इन्वेलप को फॉलो करेगा, जो नेगेटिव वेवफॉर्म है उसको फॉलो करेगा। अगेन थारिस्टर N2 इज फोर्स कम्यूटेटेड, फिर हम कुछ क्षण के बाद N2 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे एंड थारिस्टर P1 इज अगेन टर्न ऑन, और P1 को फिर से इसको टर्न ऑन करेंगे। द प्रोसेस रिपीट्स टिल ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक यही प्रोसेस चलता रहेगा। एक बार P1 को ऑन करेंगे, फिर कुछ क्षण के बाद N2 को ऑन करेंगे, फिर P1 को ऑन करेंगे, फिर N2 को ऑन करेंगे। ये प्रोसेस आपका पाई तक चलता रहेगा। फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू 2 पाई, यानी कि नेगेटिव साइकिल में बोथ थारिस्टर P2 एंड N1, P2 और N1 जो है आर फॉरवर्ड वाइज। नेगेटिव साइकिल में आपको P2 और N1 दोनों फॉरवर्ड वाइज रहेंगे। एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई N2 इज फोर्स कम्यूटेटेड, ओमेगा टी इक्वल टू पाई ये पहले से जो है पहले वाला वेवफॉर्म में यहाँ पे N2 ऑपरेट कर रहा था, इस पाई के जस्ट पहले N2 ऑपरेट कर रहा था, तो N2 को यहाँ पे हम फोर्स कम्यूटेट करेंगे, यहाँ पे इसको रिवर्स वाइज करेंगे, फोर्सली इसको ऑफ करेंगे N2 को। एंड फॉरवर्ड बाइस थारिस्टर P1 इज टर्न ऑन, और उसके बाद इस साइकिल में फॉरवर्ड बाइस थारिस्टर P2 इज टर्न ऑन, P2 इज टर्न ऑन, फॉरवर्ड बाइस थारिस्टर P2 इज टर्न ऑन, P2 को टर्न ऑन करेंगे। इन दिस मैनर थारिस्टर P1 N2 इन फर्स्ट हाफ साइकिल एंड P2 N1 इन सेकेंड हाफ साइकिल, और इसी प्रकार से अल्टरनेटली बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनवेलप एट हाई फ्रिक्वेंसी ये जो है ऑपरेट करता रहेगा। यानी कि नेगेटिव साइकिल में P2 को ऑन किए, उसका कुछ क्षण के बाद फिर N1 को ऑन किए, और उसके बाद फिर इसको कम्यूटेट करके फिर P2 को ऑन करेंगे, फिर N1 को ऑन करेंगे, फिर P2 को ऑन करेंगे, फिर N1 को ऑन करेंगे। इसी प्रकार से आपका ये प्रोसेस 2 पाई तक चलता रहेगा। ये 2 पाई है यहाँ पे। इसके बाद फिर आपका जैसे ये पहला साइकिल था, पॉजिटिव साइकिल फिर आ रहा है, तो फिर जैसे ये ऑपरेट किया था पहले P1, फिर कुछ क्षण के बाद N2, फिर P1 N2, यही साइकिल आपका प्रॉपर चलता रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज था, ये जो सप्लाई वोल्टेज है डॉटेड लाइन से जो दिखाया हुआ है ये वाला, ये सप्लाई वोल्टेज था, इसका एक टाइम पीरियड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम पीरियड था सप्लाई वोल्टेज का। तो TS एक टाइम पीरियड को TS से, सप्लाई वोल्टेज के टाइम पीरियड को TS से लिख रहे हैं। तो उसका फ्रिक्वेंसी अगर जानना है तो उसका फ्रिक्वेंसी 1/Fs था। पहले वाला जो हमारा सोर्स वोल्टेज था उसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा आपको 1/TS या TS इक्वल टू 1/Fs। और जो हमें आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अभी जो मिल रहा है उसके अनुसार हमारा एक टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड, एक साइकिल हमारा यही है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से लेकर फिर ये आपका एक साइकिल आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद से फिर वही साइकिल फिर रिपीट होता है। यानी एक साइकिल हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो एक साइकिल हमारा यहाँ तक पूरा हो जाता है। यानी कि एक टाइम पीरियड हमारा आउटपुट वोल्टेज का एक टाइम पीरियड ये हो गया। तो इसका अगर हम कह सकते हैं कि एक टाइम पीरियड जो है वो 1/F0 आउटपुट फ्रिक्वेंसी का, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतने ड्यूरेशन में हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज का एक टाइम पीरियड था और एक साइकिल था। एक साइकिल हमारा इतने देर में पूरा हो रहा था सोर्स वोल्टेज का। लेकिन जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो इतने देर में ये 6 साइकिल पूरा कर रहा है, 3 साइकिल इसमें और 3 साइकिल इसमें पूरा कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसका फ्रिक्वेंसी सोर्स फ्रिक्वेंसी की तुलना में 6 गुना ज़्यादा है। इसकी फ्रिक्वेंसी 6 गुना ज़्यादा है, क्योंकि जितने समय में ये एक साइकिल पूरा कर रहा था सोर्स वोल्टेज, उतने समय में हमारा ये आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म 6 साइकिल पूरा कर रहा है, इसलिए इसका फ्रिक्वेंसी 6 गुना ज़्यादा है। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। दोनों सेम ही हैं, आउटपुट वेवफॉर्म दोनों का सेम है, सिर्फ सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। तो ये ब्रिज टाइप का आपका
साइक्लो कन्वर्टर है जिसमें कि आपका 4 थारिस्टर P1 P2 P3 P4 और फिर 4 थारिस्टर इस साइड में N1 N2 N3 और N4, इन टोटल 8 थारिस्टर इसमें हैं, बीच में लोड लगा हुआ है। ये P1 P2 P3 P4 ये नामकरण इसलिए किया गया है कि जब ये चारों में से कोई भी थारिस्टर ऑन रहेंगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव पल्स मिलेगा। जब N1 N2 N3 N4 जब ऑन रहेंगे तो आपको आउटपुट पल्स निगेटिव मिलेगा। ये दो सोर्स एक्चुअली में नहीं है, बल्कि हम सर्किट को कॉम्प्लेक्स होने से बचाने के लिए हमने इसको अलग से दिखाया है कि इसको अलग से सप्लाई दिया गया है, लेकिन ये सप्लाई दोनों सेम सोर्स से है। ठीक है, तो एक बार में 2 थारिस्टर ऑन रहते हैं, या तो P1 P2 या P3 P4 या N1 N2 या N3 N4, एक बार में 2 थारिस्टर ऑन रहते हैं। तो हम अगर देखें कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर मान जाए कि ये हमारा 0 है, ये पाई है, और एक साइकिल हमारा सोर्स वोल्टेज का एक साइकिल यहाँ है 2 पाई, तो 0 से पाई तक आपको जो सोर्स वोल्टेज है ये प्लस यहाँ रहेगा, माइनस यहाँ रहेगा। तो इस केस में आपका थारिस्टर P1 पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये नेगेटिव P2 का जो है ये नेगेटिव ये आपका कैथोड से कनेक्टेड है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। यानी कि 0 से पाई तक आपको P1 और P2 फॉरवर्ड बायस रहेंगे, 0 से पाई तक P1 P2 फॉरवर्ड बायस रहेंगे। और इधर अगर हम देखें तो इसका पॉजिटिव आपको N1 से कनेक्टेड है, N1 के एनोड से, और इसका नेगेटिव जो है वो N2 के कैथोड से कनेक्टेड है। यानी कि 0 से पाई तक इधर आपका N1 और N2 फॉरवर्ड बायस में है, 0 से पाई तक P1 और P2 फॉरवर्ड बायस है, और N1 और N2 ये दोनों फॉरवर्ड बायस है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा सब सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज का ये वेव फॉर्म है। तो पहले हम P1 P2 को ऑन करेंगे, P1 P2 को टर्न ऑन करेंगे, और मान लीजिए कि इनको हम P1 P2 को जब टर्न ऑन करेंगे ओमेगा t इक्वल टू 0 पर टर्न ऑन करेंगे इसको, तो आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। और उसके बाद हम P1 P2 दोनों को फोर्स कम्यूटेट करेंगे, इसको टर्न ऑफ कर देंगे। P1 P2 दोनों को एक साथ टर्न ऑन करेंगे, दोनों को एक साथ टर्न ऑफ करेंगे, इसको फोर्स कम्यूटेट करेंगे। फोर्स कम्यूटेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब N1 N2 को टर्न ऑन करेंगे। N1 N2 ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस था, इसको टर्न ऑन करेंगे। जब हम इसको टर्न ऑन करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव पल्स मिलेगा। ये नेगेटिव में आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ये नेगेटिव वोल्टेज आपको मिलेगा। इसके बाद फिर से हम N1 N2 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे, ऑफ करेंगे, और P1 P2 को फिर से टर्न ऑन करेंगे, और फिर से आपको आउटपुट पल्स मिलेगा। और ठीक कुछ क्षण के बाद फिर से हम P1 P2 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे, और N1 N2 को फिर से टर्न ऑन करेंगे, तो आपको फिर से नेगेटिव पल्स आपको आउटपुट में फिर से नेगेटिव पल्स मिलेगा। और यही प्रोसेस आपका पाई तक आपको कंटिन्यू रहेगा। पाई तक आपको जैसे पिछला वेव फॉर्म मिला था वैसे ही आपको फिर से 0 से पाई तक P1 P2 और N1 N2 को अल्टरनेट इसको ऑन करते रहेंगे। इसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में जब सोर्स वोल्टेज का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो उस केस में आपका ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में P3 P4 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, P3 P4 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और इसमें ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका N3 और N4 ये दोनों आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी पाई से लेकर 2 पाई तक P3 P4 और N3 N4 ये दोनों आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा। तो अल्टरनेट हम लोग क्या करेंगे, पहले P3 P4 को ऑन करेंगे, तो P3 P4 को ऑन करेंगे कुछ क्षण के लिए, तो आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। फिर हम लोग N3 N4 को ऑन करेंगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा। फिर P3 P4 को ऑन करेंगे, फिर आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा, और सबको फोर्स कम्यूटेट करके बारी बारी से आपको अल्टरनेट ऑन करेंगे, तो आपको आउटपुट वोल्टेज वही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जो आपको मिड पॉइंट
साइक्लो कन्वर्टर में मिला था वही आउटपुट वोल्टेज इसमें भी मिलेगा। तो यही आपको हम कर सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है उसका वेव फॉर्म या उसका फ्रिक्वेंसी सोर्स फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, सोर्स फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक साइकिल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक साइकिल पूरा हो रहा है और इस दौरान हमारा यहाँ पे 6 साइकिल पूरा हो रहा है और इसलिए हमारा जो है वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और हमें जैसी जितनी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होगी उसके अनुसार से हम ये टाइम पीरियड को, इसके टाइम पीरियड को एडजस्ट करेंगे कि P1 P2 को उतनी ही देर के लिए ऑन रखेंगे जितनी देर हमें, जैसी फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए, जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए उस अनुसार से इसको उतने देर के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज थायरिस्टर्स P1 P2 N1 and N2 आर फॉरवर्ड बाइस्ड फ्रॉम 0 to pi 0 से लेकर पाई तक। P1 P2 N1 N2 ये चारों थायरिस्टर आपको फॉरवर्ड बाइस्ड रहेंगे और व्हेन थायरिस्टर्स P1 P2 आर टर्न ऑन टुगेदर, P1 P2 को एक साथ टर्न ऑन करेंगे एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे, तो आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। द आउटपुट वोल्टेज फॉलो द पॉजिटिव इन्वेलप ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा आपको आउटपुट वोल्टेज। एट इंस्टेंट ओमेगा T1 यानी P1 P2 को फोर्स कम्यूटेट करेंगे एट इंस्टेंट ओमेगा T1 पे और उसके बाद N1 N2 को टर्न ऑन करेंगे सो दैट आउटपुट वोल्टेज इज निगेटिव। इसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज निगेटिव मिलेगा। द आउटपुट वोल्टेज नाउ फॉलोज द निगेटिव इन्वेलप ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, और जब N1 N2 ऑन रहेगा तो आपको जो है आउटपुट वोल्टेज वो निगेटिव वेव फॉर्म को फॉलो करेगा। अगेन थायरिस्टर्स N1 N2 आर फोर्स कम्यूटेटेड, इसके बाद N1 N2 को फिर से फोर्स कम्यूटेट कर देंगे और फिर से P1 P2 को टर्न ऑन करेंगे। द प्रोसेस रिपीट्स टिल ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ओमेगा टी इक्वल टू पाई तक यही प्रोसेस, यही दोनों थायरिस्टर्स को अल्टरनेटली टर्न ऑन करते रहेंगे। फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू पाई, पाई से लेकर 2 पाई तक थायरिस्टर जो है P3 P4 N3 N4 ये आपको फॉरवर्ड वाइज रहेंगे चारों थायरिस्टर्स फॉरवर्ड वाइज। एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे N1 N2 आर फोर्स कम्यूटेटेड, ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ये ओमेगा टी इक्वल टू पाई है, तो इस समय पहले से पाई के जस्ट पहले N1 N2 ऑपरेट कर रहा था, तो इसको फोर्स कम्यूटेट करेंगे ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे एंड फॉरवर्ड बाइस्ड थायरिस्टर्स P3 P4 आर टर्न ऑन, इसके बाद P3 P4 को टर्न ऑन करेंगे तो आपको आउटपुट पल्स मिलेगा और उसके बाद इसको फोर्स कम्यूटेट करेंगे P3 P4 को और N3 N4 को ऑन करेंगे तो आपको नेगेटिव पल्स मिलेगा और फिर N3 N4 को टर्न ऑफ करेंगे और P3 P4 को फिर से ऑन करेंगे तो फिर आपको पॉजिटिव पल्स मिलेगा और फिर इसको टर्न ऑफ करेंगे P3 P4 को और N3 N4 को टर्न ऑन करेंगे तो आपको नेगेटिव पल्स मिलेगा। यही आपको कंटिन्यू रहेगा 2 पाई तक। 2 पाई के बाद फिर से हम जैसे फिर 2 पाई के बाद से आपका नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा और उसमें फिर से आपको P1 P2 और N1 N2 फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, तो उस थायरिस्टर को फिर से ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा कि P1 P2 को ऑन करेंगे, कुछ समय के बाद फिर N1 N2 को ऑन करेंगे, तो यही प्रोसेस आपको रिपीट होगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आउटपुट जो वोल्टेज है उसका वेव फॉर्म, उसके वेव फॉर्म का फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा सप्लाई फ्रिक्वेंसी था उसका एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से लेकर पाई तक 2 पाई तक एक साइकिल था, लेकिन जो हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है उसमें उसका इतने ड्यूरेशन में हमारा ये एक साइकिल तो हमारा यहीं तक पूरा हो गया, ये दूसरा साइकिल हो गया, फिर ये तीसरा साइकिल हो गया, इस प्रकार से ये टोटल उतने ड्यूरेशन में 6 साइकिल ये पूरा कर रहा है। इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म की फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी की तुलना में 6 गुना है और P1 P2 के ड्यूरेशन को हम लोग एडजस्ट करके और आउटपुट फ्रिक्वेंसी को और भी चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। नेक्स्ट है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। अभी हम सिंगल फेज टू सिंगल फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे।
अब स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपका दो टाइप का हो सकते हैं, मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर और फिर ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर। So the circuit diagram for single phase to single phase step up साइक्लो कन्वर्टर इस वन फिगर, ये आपका मिड पॉइंट का साइक्लो कन्वर्टर है। और इसमें जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी दो सेक्शन में डिवाइडेड है और प्रत्येक सेक्शन में एक पेयर थारिस्टर लगा हुआ है, P1 N1 अपर सेक्शन में और P2 N2 लोअर सेक्शन में। वही कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है, बस P1 P2 का ऑपरेशन, ये चारों थाइस्टर का ऑपरेशन ऑपरेटिंग टाइम चेंज करके हम लोग फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सप्लाई वोल्टेज 2 VS है, तो आपको जो वोल्टेज है सेकेंडरी में VS मिलेगा और जो सप्लाई वोल्टेज है ये सप्लाई वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी है आपका, तो जीरो से लेकर आपका ये आपका इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आपको 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, इस प्रकार से। तो हम लोग फ्रिक्वेंसी को कम कैसे करेंगे, जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है इसमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी आपकी कम आएगी। तो इसमें कम आने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस बिल्कुल वही है कि जीरो से लेकर पाई तक आपको ये टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा, तो उसके अनुसार से पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका एनोड से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड वाइस हो गया और P1 फॉरवर्ड वाइस में हो गया और फिर आपको N2 फॉरवर्ड वाइस में हो गया। यानी जीरो से लेके पाई तक P1 और N2 ये दोनों फॉरवर्ड वाइस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एट किसी पर्टिकुलर एंगल, मान लीजिए फायरिंग एंगल अल्फ़ा, किसी फायरिंग एंगल अल्फ़ा पे हमने P1 को टर्न ऑन किया, तो जब हम P1 को टर्न ऑन करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है वही हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और उसके बाद क्या है कि सप्लाई वोल्टेज की फिर का पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी जब रिवर्स हो जाएगा उस केस में P2 और N1 यानी पाई से लेके 2 पाई तक P2 और N1 ये आपके फॉरवर्ड वाइस रहेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमें चूँकि अभी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम फिर से फ्रिक्वेंसी हमें कम चाहिए, इसलिए टाइम पीरियड ज़्यादा करना होगा। तो हम अभी और हमें पॉजिटिव पल्स ही चाहिए, इसलिए हम फिर से P2 को ऑन करेंगे। अभी यहाँ पे हमने P1 को ऑन किया था तो पॉजिटिव पल्स मिला था, फिर से हम P2 को ऑन करेंगे, P2 को फिर से ऑन करेंगे तो हमें फिर से पॉजिटिव पल्स ही मिलेगा। और इसको भी मान लेते हैं हमें एंगल पाई प्लस अल्फ़ा पे ऑन किए हैं, इसको भी पाई प्लस अल्फ़ा पे ऑन किए हैं। तो ये इतने देर के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर आर लोड है तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। RL लोड है तो RL लोड के केस में आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, जैसा कि हमने सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के केस में डिस्कस किया था, उसके अनुसार से ये डिपेंड करेगा। और उसी प्रकार से फिर जो नेक्स्ट साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इसमें भी हम फिर से जब ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका P1 N2 ऑन रहता है, तो हम फिर से P1 को ही ऑन करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव पल्स ही चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक जीरो से लेकर पाई तक P1 को ऑन किए, फिर पाई से लेकर 2 पाई तक P2 को ऑन किए, फिर P1 को ऑन किए। तो हमें कितना फ्रिक्वेंसी चाहिए उसके अनुसार से हम ये डिसाइड करेंगे कि कब तक P1 को ऑन करते रहेंगे, P1 P2 को। जब हमें नेगेटिव पल्स चाहिए और सप्लाई वोल्टेज का अगर ये नेगेटिव पल्स है, ये नेगेटिव वेव फॉर्म है, तो नेगेटिव वेव फॉर्म में N1 को हम जब ऑन करेंगे तो हमें ये वाला वेव फॉर्म मिलेगा, नेगेटिव पल्स का वेव फॉर्म मिलेगा। और अगर हम मान लीजिए किसी एंगल 3 पाई प्लस अल्फ़ा पे अगर हम इसको फायर करेंगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज ये मिलेगा।
तो उसी प्रकार से हमें फिर अगर निगेटिव पल्स ही चाहिए तो इस दौरान पाई से 2 पाई तक फिर हम आपको, जैसे यहाँ पे P1 P2 को ऑन किया है, तो अभी यहाँ पे हमने N1 को ऑन किया है, तो फिर हम N2 को ऑन करेंगे। जब N2 को ऑन करेंगे तो हमें फिर निगेटिव पल्स ही मिलेगा। फिर N1 को ऑन करेंगे तो फिर हमें निगेटिव पल्स ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा सप्लाई फ्रिक्वेंसी जो है, सप्लाई वोल्टेज जो है, उसका एक टाइम पीरियड इतना था, यहाँ से यहाँ तक इतना था, सब सोर्स का एक टाइम पीरियड था। लेकिन जो हमें आउटपुट जो मिलेगा उसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो उसका एक टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक टाइम पीरियड, 3 पॉजिटिव में और 3 नेगेटिव में, तो एक साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा हो रहा है, एक साइकिल। तो हम कह सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। आउटपुट वोल्टेज का जो एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ गया। जब टाइम पीरियड बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी उसका कम हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये स्टेप डाउन साइकिल कन्वर्टर काम करता है। तो इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है। और इसमें आपका 2 कंडीशन हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस लोड करंट भी हो सकता है और कंटिन्यूअस लोड करंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है, लोड अगर R है तो डिसकंटिन्यूअस लोड, RL लोड अगर है तो उसमें कंटिन्यूअस भी होता है, डिसकंटिन्यूअस भी होता है। तो वो डिपेंड करता है L के वैल्यू पे। तो जैसा हमने कन्वर्टर के केस में, फुल ब्रिज कन्वर्टर के केस में डिस्कस किया था कंटिन्यूअस लोड करंट और डिसकंटिन्यूअस, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस लोड करंट का डिटेल में डिस्कस किया है और कंटिन्यूअस लोड करंट के लिए बीच में थोड़ा सा हिंट्स हम दे दिए हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो देखते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान थारिस्टर P1 इज टर्न ऑन एट फायरिंग एंगल अल्फा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल में थारिस्टर P1 को टर्न ऑन किए एट एंगल अल्फा, एट किसी फायरिंग एंगल अल्फा पे टर्न ऑन किए। द आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव इन वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज है उसी का वेव फॉर्म आपको मिलेगा। फॉर R लोड के लिए जो लोड करंट है वो पाई तक ही फ्लो होगा, और क्योंकि पाई के बाद आपको P1 टर्न ऑफ हो जाएगा, रिवर्स वाइस हो जाएगा P1, इसलिए लोड करंट पाई तक ही फ्लो होगा। और अगर एंड जीरो फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक आपको जो है वो लोड करंट जीरो रहेगा। अगर RL लोड है तो उस केस में आपको लोड करंट फ्लो होगा बीटा तक, जो कि आपको पाई प्लस अल्फा से कम है। जैसे कि आपका ये अगर 0 है और ये अगर अल्फा है, सॉरी ये अगर पाई है, ये अगर आपको 2 पाई है, तो अल्फा यहाँ पे हमने थाइस्टर को ऑन किया, ठीक है, और नेक्स्ट थाइस्टर जो ऑन होगा वो पाई प्लस अल्फा पे ऑन होगा। तो पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक जो है आपका, अगर R लोड है तो आपको करंट नहीं फ्लो होगा, डिसकंटिन्यूअस करंट हो जाएगा। और अगर RL लोड है तो बीच में पाई और पाई प्लस अल्फा के बीच में किसी एंगल बीटा तक करंट फ्लो होगा, उसके बाद फिर बीटा से पाई प्लस अल्फा तक करंट फ्लो नहीं होगा। जैसा कि पता था आपको, फुल कन्वर्टर के केस में डिस्कस किए थे, ठीक उसी प्रकार से। तो फॉर R लोड करंट I0 फ्लो टिल पाई, R लोड है तो पाई तक ही करंट फ्लो होगा, और एंड 0 फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा, पाई से पाई प्लस अल्फा तक करंट 0 होगा, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक करंट 0 होगा। RL लोड है अगर तो लोड करंट फ्लो टिल बीटा, अगर RL लोड है तो इंडक्टर का जो एनर्जी रिलीज होगा वो बीटा तक जाएगा, और फिर और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए बीटा जो है वो पाई प्लस अल्फा से कम होता है। एंड 0 फ्रॉम बीटा टू पाई प्लस अल्फा, और बीटा से लेके पाई प्लस अल्फा तक आपको 0 करंट फ्लो नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस करंट की हम बात कर रहे हैं इसलिए। और यही अगर कंटिन्यूअस करंट की बात करेंगे तो ये बीटा तक न रुक के ये करंट कंटिन्यू पाई प्लस अल्फा तक फ्लो होगा। वही हमने लिखा है कि फॉर कंटिन्यूअस लोड करंट कंटिन्यू टू फ्लो टिल पाई प्लस बीटा। अगर कंटिन्यूअस करंट होगा तो उस केस में अल्फा से जो करंट फ्लो होगा वो पाई प्लस अल्फा तक कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यू फ्लो होगा अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक। लेकिन अगर R लोड है या RL लोड है
तो उस केस में आर लोड के केस में पाई तक फ्लो होगा और आर एल लोड में बीटा तक भी फ्लो हो सकता है। आर एल लोड के केस में बीटा तक फ्लो होगा, डिसकंटिन्यूअस के केस में, कंटिन्यूअस के केस में पाई प्लस अल्फा तक फ्लो होगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ सोर्स वोल्टेज, जब सोर्स वोल्टेज का जब नेगेटिव साइकिल शुरू होगा तो उसमें क्या करेंगे, P2 को टर्न ऑन करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 को टर्न ऑन किए थे, नेगेटिव हाफ साइकिल में P2 को टर्न ऑन करेंगे और उसको टर्न ऑन करेंगे एट एंगल पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा पे P2 को ऑन करेंगे। द आउटपुट वोल्टेज V0 अगेन है पॉजिटिव पल्स ऑफ Vs, फिर से आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव में ही मिलेगा, क्योंकि P1 को हमने ऑन किया है और आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के वो आपको पॉजिटिव पल्स ही मिलेगा। फॉर आर लोड, अगर रेसिस्टिव लोड है तो लोड करंट जो है वो 2 पाई तक फ्लो होगा और एंड जीरो फ्रॉम 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक करंट जीरो होगा। और अगर आर एल लोड है तो लोड करंट आपको पाई प्लस बीटा तक फ्लो होगा, पाई प्लस बीटा तक फ्लो होगा और जो कि पाई प्लस बीटा है वो 2 पाई प्लस अल्फा से कम होगा डिसकंटिन्यूअस केस में, एंड जीरो फ्रॉम पाई प्लस बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फा। तो यानी कि अगर ये जीरो है, ये अल्फा है, ये पाई है, ये पाई प्लस अल्फा है, ये 2 पाई है और ये मानिए 2 पाई प्लस अल्फा है। तो जब नेगेटिव साइकिल के केस में आपको जो थ्रेशोल्ड P2 ऑन हुआ है वो पाई प्लस अल्फा से लेकर करंट फ्लो होगा, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक करंट फ्लो होगा अगर लोड रेसिस्टिव लोड है। तो अगर इंडक्टिव लोड है, आर एल लोड है, तो थोड़ा सा आगे तक जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं पाई प्लस बीटा, यहाँ पे पाई प्लस बीटा है। और अगर फुल कंटिन्यूअस करंट अगर फ्लो होगा तो उस केस में 2 पाई प्लस अल्फा तक फ्लो होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि फॉर कंटिन्यूअस लोड करंट कंटिन्यूड टू फ्लो फ्रॉम पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा तक कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगा। थारिस्टर्स P1 P2 कंटिन्यू टू मेड ऑन टिल नेक्स्ट फ्यू साइकिल, इसी प्रकार से P1 P2 को बारी बारी से अल्टरनेट ऑन करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड, जो हमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी चाहिए उसके अनुसार से P1 P2 को बारी बारी से पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 को ऑन करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में P2 को ऑन करेंगे, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर P1 को ऑन करेंगे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो उसमें फिर P2 को ऑन करेंगे। इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। टू ऑब्टेन नेगेटिव वेव फॉर्म, जब हमें नेगेटिव वेव फॉर्म चाहिए तो उस केस में इनटू को टर्न ऑन करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब सोर्स वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा उसमें N2 को ऑन करेंगे, जब नेगेटिव साइकिल रहेगा तो उसमें N1 को ऑन करेंगे ऑफ द सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव साइकिल में N2 को ऑन करेंगे नेगेटिव वेव फॉर्म पाने के लिए और नेगेटिव साइकिल में N1 को ऑन करेंगे नेगेटिव वेव फॉर्म पाने के लिए। तो N2 और N1 ये कंटिन्यू इसी प्रकार से ऑन होते रहेंगे अल्टरनेटली टू ऑब्टेन द नेगेटिव साइकिल ऑफ द आउटपुट वेव फॉर्म में नेगेटिव साइकिल पाने के लिए इसी प्रकार से दोनों को अल्टरनेट हम ऑन करते रहेंगे। देयरफॉर थारिस्टर्स P1 P2 मेक पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस प्रकार से P1 P2 जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाता है और N1 N2 जो है वो नेगेटिव साइकिल बनाता है आउटपुट वेव फॉर्म का। तो अगर हम वेव फॉर्म देखें तो ये आपका सोर्स वोल्टेज है और सोर्स वोल्टेज का एक टाइम पीरियड यहाँ 2 पाई तक है और ये आप उसका रिवर्स है -Vs और ये I0 जो है ये रेड से लिखा हुआ है, तो ये रेड वाला वेव फॉर्म I0 का है और ये ग्रीन से लिखा हुआ है V0, तो ये ग्रीन वाला वेव फॉर्म आपको ग्रीन वाला वेव फॉर्म आउटपुट वोल्टेज का है। तो अगर डिसकंटिन्यूअस करंट होगा तो उस केस में आपको जो करंट है वो अल्फा से शुरू होगा। मान लीजिए कि P1 को अल्फा पे टर्न ऑन किया है अल्फा एंगल पे, तो ये करंट आपका पाई प्लस अल्फा के पहले ही समाप्त हो जाएगा, अल्फा से लेके। अब मान लीजिए कि ये एंगल है बीटा, जिस एंगल तक कंटिन्यू करंट फ्लो हो रहा है। अगर आर लोड रहेगा तो पाई तक ही समाप्त हो जाएगा। आर एल लोड है और डिसकंटिन्यूअस केस के लिए
बीटा तक ये करंट समाप्त हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज जो है इस बीटा एंगल तक सोर्स वोल्टेज के बराबर आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको पाई प्लस अल्फा पे P2 को ऑन करेंगे, पाई प्लस अल्फा पे P2 को ऑन करेंगे और आपको आउटपुट वोल्टेज फिर से पॉजिटिव ही मिलेगा और फिर आपको जो है ये एंगल ये जो है पाई प्लस बीटा तक आपको करंट फ्लो होगा। उसके बाद पाई प्लस बीटा से लेकर 2 पाई तक डिसकंटिन्यू करंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा और जो वोल्टेज है लोड वोल्टेज वो भी यहीं तक आपको मिलेगा। इसके बाद फिर आपको लोड वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम फिर से पॉजिटिव साइकिल सोर्स वोल्टेज का पॉजिटिव साइकिल फिर से शुरू होगा। तो फिर से हम P1 को ही ऑन करेंगे 2 पाई प्लस अल्फा पे और फिर से हमें करंट जो है 2 पाई प्लस अल्फा से लेके और ये 2 पाई प्लस बीटा तक करंट आपको आउटपुट करंट कंटिन्यू फ्लो होगा और उसके बाद फिर आपको ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं और रेजिस्टिव लोड रहेगा तो 3 पाई तक ही समाप्त हो जाएगा और उसी प्रकार से वेवफॉर्म भी रेजिस्टिव लोड रहेगा तो यहीं तक रहेगा और जहाँ तक करंट फ्लो होगा वहाँ तक सोर्स वोल्टेज के बराबर आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। तो यहाँ तक हमें सिर्फ पॉजिटिव पल्स मिल रहा आउटपुट वोल्टेज का सिर्फ पॉजिटिव पल्स है और अब हम नेगेटिव पल्स प्राप्त करेंगे। तो नेगेटिव पल्स प्राप्त करने के लिए हम N1 को ऑन करेंगे क्योंकि यहाँ पे सोर्स वोल्टेज का नेगेटिव साइकिल चल रहा है। नेगेटिव साइकिल जब चल रहा है तो N1 को ऑन करेंगे तो हमें नेगेटिव पल्स मिलेगा क्योंकि इस पीरियड में नेगेटिव साइकिल के केस में N1 ही फॉरवर्ड वाइज में रहेगा। N1 को ऑन करने पर आपको आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिलेगा, करंट भी नेगेटिव हो जाएगा और उसी प्रकार से फिर जब अगला साइकिल में जब ये आपको पॉजिटिव करंट रहेगा, पॉजिटिव साइकिल रहेगा सोर्स वोल्टेज का, तो उस केस में फिर N2 को टर्न ऑन करेंगे तो फिर आपको आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव ही मिलेगा। जैसे 3 साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में था उसी प्रकार से 3 नेगेटिव में लाएंगे, फिर से यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा एक साइकिल जो है वो यहाँ से लेकर और ये मतलब कि ये आपका 3 साइकिल यहाँ और 3 साइकिल इधर, तो 3 साइकिल इधर होने के बाद आपको ये एक साइकिल पूरा होगा आउटपुट वेवफॉर्म का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है उसका टाइम पीरियड आपका ज़्यादा है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो हम पूरा वेवफॉर्म तो नेगेटिव पल्स का इसका नहीं दिखाए हैं, तो लेकिन हम हाफ तक हम कह सकते हैं कि यहाँ तक आपका T0/2 है हाफ टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक है और एक टाइम पीरियड इसका दोगुना हो जाएगा। तो लेकिन सप्लाई का सोर्स का एक टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक ही था, तो टाइम पीरियड इसका ज़्यादा है तो इसका फ्रिक्वेंसी कम हो गया क्योंकि इतने समय में एक ही साइकिल अभी इसका पूरा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टेप डाउन साइक्लिक कन्वर्टर जो है उसका आउटपुट फ्रिक्वेंसी सोर्स फ्रिक्वेंसी से कम है। और अगर कंटिन्यूअस करंट के केस में क्या होगा कि करंट जब आपका P1 जब ऑन रहेगा तो करंट इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करते फिर पाई प्लस अल्फा तक ये करंट फ्लो होगा और पाई प्लस अल्फा पे फिर से P2 ऑन हो जाएगा तो ये करंट आपका कंटिन्यू उसी में इंक्रीज होता रहेगा और फिर यहाँ के बाद फिर से P1 फिर ऑन होगा तो फिर ये करंट आपका इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन इसके बाद हम चूँकि नेगेटिव साइकिल ला रहे हैं तो नेगेटिव साइकिल के लिए फिर N1 को ऑन किए तब यह करंट धीरे धीरे 0 होगा और फिर इसी प्रकार का वेवफॉर्म आपको नेगेटिव साइकिल में मिलेगा। तो इस प्रकार से एक साइकिल आपको ये यहाँ से यहाँ तक आपका यहाँ तक जो है आपको हाफ टाइम पीरियड हुआ यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका हाफ टाइम पीरियड होगा और एक टाइम पीरियड आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है आउटपुट वेवफॉर्म की वो सोर्स फ्रिक्वेंसी से कम है, तो इसलिए ये स्टेप डाउन साइक्लिक कन्वर्टर है। और अगर स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म की बात करें तो उस केस में जैसे यहाँ पे है कि आपको ये करंट 0 से नहीं शुरू हो रहा है तो स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म में करंट आपका 0 से नहीं शुरू होगा, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। लेकिन ट्रांजिएंट वेवफॉर्म जब हम थर्स्टर पर इसी टाइम पे ऑन कर रहे हैं तो 0 से शुरू होगा, अदरवाइज फिर ये थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ब्रिज टाइप साइक्लिक कन्वर्टर। ब्रिज टाइप
और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो सर्किट डायग्राम तो वही है जो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के केस में था। तो 4 थारिस्टर्स पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हैं और 4 थारिस्टर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हैं। और ये जो सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है ये सिर्फ सर्किट को कम्प्लेक्स होने से बचाने के लिए हमने ये अलग अलग सोर्स दिखाया है। एक ही सोर्स से सभी थारिस्टर को सप्लाई दिया गया है, बीच में लोड कनेक्टेड है और इसमें भी बिल्कुल सेम ऑपरेशन है कि ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। सोर्स वोल्टेज के लिए जो सोर्स वोल्टेज है हमारा वो इस टाइप से, ये सोर्स वोल्टेज का वेव फॉर्म है। तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से पाई तक के केस में आपका 0 से पाई तक आपको जो है वो थारिस्टर P1 P2 फॉरवर्ड वाइस रहेगा और साथ ही साथ N1 N2 फॉरवर्ड वाइस रहेगा। P1 P2 और N1 N2 ये दोनों फॉरवर्ड वाइस रहेंगे। तो P1 और P2 ये फॉरवर्ड वाइस रहेंगे पॉजिटिव हाफ। तो इनिशियली क्या करेंगे हम लोग कि एट एंगल एनी एंगल फायरिंग एंगल अल्फा पे हमने P1 P2 को टर्न ऑन किया। तो जब P1 P2 को जब हम टर्न ऑन करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या है कि साइकिल हमारा सोर्स वोल्टेज का साइकिल रिवर्स हो जाएगा। लेकिन हमें अभी पॉजिटिव वेव फॉर्म ही चाहिए। तो पॉजिटिव वेव फॉर्म ही चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि निगेटिव हाफ साइकिल में, इस निगेटिव साइकिल में P3 P4 आपका फॉरवर्ड वाइस रहेगा। पाई से लेके 2 पाई तक जो है वो P3 P4 फॉरवर्ड वाइस में है। तो यहाँ पे हमने P1 P2 को ऑन किया था। अब पाई प्लस अल्फा पे P3 P4 को टर्न ऑन करेंगे। जब P3 P4 को टर्न ऑन करेंगे तो हमें ये P3 P4 आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से फिर 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से P1 P2 को फिर से टर्न ऑन करेंगे। और उसके बाद हमें जैसी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत हो, जितनी फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत हो उसके अनुसार से और भी हम पॉजिटिव पल्स ला सकते हैं। नहीं तो हम नेगेटिव पल्स अगर लाना है फिर यहाँ से नेगेटिव पल्स लाने के लिए फिर हमें ये सोर्स वोल्टेज का ये नेगेटिव पल्स है। नेगेटिव पल्स में हमें N3 N4 को ऑन करेंगे। तो N3 और N4 को जब हम ऑन करेंगे N3 N4 को तो हमें नेगेटिव पल्स मिलेगा। और फिर हमें और नेगेटिव पल्स चाहिए तो फिर हमें N1 N2 को ऑन करना पड़ेगा। N1 N2 को जब ऑन करेंगे तो फिर नेगेटिव पल्स मिलेगा और फिर N3 N4 को फिर ऑन करेंगे। इस प्रकार से हमें अल्टरनेट चलेगा। और फिर हमें पॉजिटिव पल्स चाहिए तो फिर P1 P2 को ऑन करना होगा तो फिर पॉजिटिव पल्स आएगा, फिर नेगेटिव पल्स आएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा अल्टरनेट। इसी को हमने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसमें भी आपका 2 केस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस लोड करंट और कंटिन्यूअस लोड करंट। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल थारिस्टर्स P1 P2 आर टुगेदर टर्न ऑन। P1 P2 एक साथ टर्न ऑन करते हैं एट एंगल फायरिंग एंगल अल्फा। द आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव इन वैल्यू ऑफ द सोर्स वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज का वेव फॉर्म रहेगा। और आर लोड के लिए अगर आर लोड है तो आउटपुट करंट जो है उसके इसमें आपका पाई तक ही फ्लो होगा और पाई से पाई प्लस अल्फा तक 0 होगा। अगर RL लोड है तो लोड करंट बीटा तक फ्लो होगा और बीटा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक 0 होगा। और कंटिन्यूअस लोड करंट के केस में जो है वो करंट फ्लो टिल पाई प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा से लेकर पाई प्लस अल्फा तक कंटिन्यू करंट फ्लो होगा। अगर कंटिन्यूअस करंट की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ सोर्स वोल्टेज के नेगेटिव साइकिल के लिए थारिस्टर्स P3 P4 आर टर्न ऑन टुगेदर एट फायरिंग एंगल पाई प्लस अल्फा। अब आउटपुट वोल्टेज का हमें ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ सोर्स वोल्टेज, जब सोर्स वोल्टेज का नेगेटिव साइकिल जब शुरू होगा, सोर्स वोल्टेज का नेगेटिव साइकिल, तो उस दौरान P3 P4 को टर्न ऑन करेंगे एट पाई प्लस अल्फा पे। पाई प्लस अल्फा पे जब P3 P4 को ऑन करेंगे तो हमें आउटपुट पल्स पॉजिटिव ही मिलेगा। द आउटपुट वोल्टेज V0 अगेन है पॉजिटिव इन वैल्यू ऑफ Vs, पॉजिटिव ही पल्स मिलेगा। आर लोड के लिए जो लोड करंट है वो 2 पाई तक ही फ्लो होगा और 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक 0 होगा।
अगर RL लोड है तो उस केस में आपका करंट, लोड करंट पाई प्लस बीटा तक फ्लो होगा, जो कि 2 पाई प्लस अल्फा से कम रहेगा, एंड जीरो फ्रॉम पाई प्लस बीटा टू 2 पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस बीटा से 2 पाई प्लस अल्फा तक आपका जो करंट है वो जीरो हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस के लिए। और अगर कंटिन्यूअस करंट की बात करें तो उस केस में पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक लोड करंट कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। थायरिस्टर्स P1, P2, P3, P4 कंटिन्यू टू मेड ऑन टिल नेक्स्ट फ्यू साइकिल्स। इसी प्रकार से P1, P2 को अल्टरनेट एक बार में P1, P2, फिर नेक्स्ट साइकिल में P3, P4, फिर नेक्स्ट साइकिल में P1, P2, फिर नेक्स्ट साइकिल में P3, P4, इस प्रकार से नेक्स्ट फ्यू साइकिल तक हम लोग ऑन करते हैं अल्टरनेट, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड। आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है उसके अनुसार। टू ऑब्टेन नेगेटिव वेव फॉर्म, जो हमें नेगेटिव वेव फॉर्म चाहिए आउटपुट वोल्टेज का, तो उस केस में N1, N2 को टर्न ऑन करेंगे टुगेदर, एक साथ N1, N2 को ऑन करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में N1, N2 को ऑन करेंगे और नेगेटिव साइकिल में N3, N4 को ऑन करेंगे। और इसी प्रकार से ये आपका N1, N2 और N3, N4 हर पॉजिटिव साइकिल में N1, N2 और हर नेगेटिव साइकिल में N3, N4 इस प्रकार से अल्टरनेट ऑन करते रहेंगे जब तक हमें नेगेटिव साइकिल चाहिए, नेगेटिव वेव फॉर्म चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि P1, P2, P3, P4 जो है वे पॉजिटिव हाफ साइकिल बना रहे हैं आउटपुट वेव फॉर्म का, और N1, N2, N3, N4 जो है वो आउटपुट वेव फॉर्म का नेगेटिव साइकिल बना रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आउटपुट वोल्टेज का जो फ्रिक्वेंसी है वो सोर्स फ्रिक्वेंसी से कम आपको हो जाएगा। वेव फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा कि अगर अल्फा पे मान लिया कि हमने P1, P2 को ऑन किया अल्फा पे, तो और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन है तो बीटा तक आपका करंट ये फ्लो होगा, और इसी अल्फा से लेकर बीटा तक आपको आउटपुट वोल्टेज भी सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा। उसके बाद P3, P4 को ऑन करेंगे। P3, P4 को ऑन करेंगे इस नेगेटिव साइकिल में P3, P4 को ऑन करेंगे तो हमें जो करंट मिलेगा वो पाई प्लस अल्फा से लेकर ये है पाई प्लस बीटा। तो करंट पाई प्लस बीटा तक फ्लो होगा और उसके बाद फिर ये करंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम डिसकंटिन्यूअस करंट की बात कर रहे हैं। और अगर R लोड रहेगा तो पाई तक ही करंट फ्लो होगा। और फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर से P1, P2 को ऑन करेंगे, नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल में फिर से P1, P2 को ऑन करेंगे और फिर से हमें वही वेव फॉर्म, वोल्टेज का भी वही वेव फॉर्म मिलेगा और करंट भी 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस बीटा तक आपको ये फ्लो होगा। उसके बाद अगर हमें और पॉजिटिव पल्स ही चाहिए, और कम अगर फ्रिक्वेंसी चाहिए तो और भी हम इस पॉजिटिव पल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम नेगेटिव पल्स को ऑन करेंगे। नेगेटिव पल्स लाने के लिए N1, N2 को ऑन किए, जब यहाँ पे हमें ये नेगेटिव पल्स है इसका तो N1, N2 को ऑन किए, और जब ये नेगेटिव सोर्स वोल्टेज का ये नेगेटिव पल्स है तो नेगेटिव पल्स के केस में N3, N4 ऑन होगा, और फिर जब ये पॉजिटिव पल्स आएगा तो उस केस में N1, N2 ऑन होगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहेगा। तीन अगर पॉजिटिव पल्स आया है तो 3 नेगेटिव पल्स तक लाएंगे, उसके बाद फिर से पॉजिटिव पल्स आएगा। तो यहाँ भी आपका N3 और N4 और यहाँ पे N1 और N2 कंटिन्यू रहेगा इस प्रकार से। और कंटिन्यूअस कंडक्शन के केस में ये करंट आपका जो है कंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए अगर यहाँ पे P1, P2 है तो इसका करंट पाई प्लस अल्फा तक तो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट थायरिस्टर जब टर्न ऑन होगा P3, P4 तो यहीं से उसका करंट शुरू होगा, और वो करंट यहाँ तक फिर 2 पाई प्लस अल्फा तक ये थायरिस्टर P3, P4 कंटिन्यू करेगा। और फिर यहाँ के बाद से फिर से P1, P2 को ऑन करेंगे और फिर ये ऑन होगा। और जब नेगेटिव साइकिल हमें लाना होगा तो करंट घट कर पहले जीरो आएगा, और जीरो आने के बाद फिर ये नेगेटिव साइकिल में ऑपरेट करेगा। नेगेटिव साइकिल के लिए N3, N4 को ऑपरेट करेंगे तो हमें नेगेटिव वेव फॉर्म मिलेगा। फिर N1, N2 को ऑन करेंगे तो फिर आगे फिर नेगेटिव पल्स मिलेगा, फिर से N3, N4 को ऑपरेट करेंगे तो फिर से एक पल्स और नेगेटिव का मिलेगा, तब जाके हमारा एक साइकिल पूरा होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है सोर्स वोल्टेज की तुलना में, इसलिए आउटपुट वेव फॉर्म का जो हमारा फ्रिक्वेंसी है वो सोर्स वोल्टेज से कम है। तो हम कह सकते हैं कि
कि हमारा साइक्लो कन्वर्टर जो है वो फ्रिक्वेंसी को स्टेप डाउन कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है। तो यहीं पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।